नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से अपडेट आपको देते चले। फूल देही लोक पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री आवास में हो रहा फूल देही कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल हुए, ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। पूरी तैयारियां फूल देही कार्यक्रम को लेकर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं और बताते चले फूल देही लोक पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास में ही फूल देही कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल हुए। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस लोक पर्व, इस खास कार्यक्रम फूल देही कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई और उसी दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इस खास कार्यक्रम में पहुंचे। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। ये पूरी जानकारी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी मुख्यमंत्री इस खास कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे, उनका स्वागत भी किया गया और उसी के साथ मुख्यमंत्री भी वहां पर बातचीत करते, बच्चों से बातचीत करते नजर आए। तस्वीरें देखिए, लगातार दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में फूल देही कार्यक्रम। बहुत ही हमें एक कह सकते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति और बसंत ऋतु उसकी याद दिलाती है और इसके लिए मैं नेताजी जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक इस प्रकार का प्रयास किया है। तो बहुत ही अच्छा और सफल, और आपके माध्यम से मैं मेरे बच्चों को, कन्याओं को उनको प्रणाम करते हुए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और ये समाज और सब कुछ के द्वारा खड़ा होने वाला है और बंधन पुत्रों कन्याओं ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जुबिन नौटियाल। जिस प्रकार पूरे उत्तराखंड ने इस बार इगास के त्योहार को जोरों शोरों से धूमधाम से मनाया, उसी प्रकार मैं आपसे विनती करता हूं कि 14 मार्च को एक और बहुत ही खूबसूरत त्योहार है जिसको कहते हैं फूल देही, और मैं पूरे उत्तराखंड से ये विनती करता हूं कि इस त्योहार को जोरों शोरों से बनाएं। जय उत्तराखंड, जय भारत। ऋतु बोड़िए गे फूल दे संगरांद, ऋतु बोड़िए गे उमेली बहार। नमस्कार प्रीतम भरतवाण को आप सबूत हैं। फूलदे संग्राम की बहुत बहुत शुभकामना। आवा फूलदे संग्राम अपनी लोक परंपराओं, अपना लोक उत्सव को सम्मान करो। इगास बगवाल भी बहुत शानदार ढंग से मनाने की शुरुआत पूरा पहाड़ में होगी। हमारा राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी जी की पहल पर इन्हीं हम फूलदे संग्राम भी मनो, अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को सम्मान करो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, मुख्यमंत्री के आवास पर फूल देही कार्यक्रम हो रहा था, तस्वीरें हमने देखी, क्या इसकी खासियत और किस तरह से मनाया जाता, पूरा अपडेट जरा चंद्रमोहन। जी बिल्कुल, देखिए अर्चना, सीएम आवास पर ये जो फूल देही कार्यक्रम है, फूल देही लोक पर्व है, इस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो जीएमएस रोड पर भागीरथीपुरम में मुख्यमंत्री आवास है, उनका निजी आवास है, अभी वो सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो वहीं पर जो उनका निजी आवास है वहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में जो बच्चे थे उनको वहाँ बुलाया गया था और लोक पर्व ये उत्तराखंड का धूमधाम से मनाया जाने वाला लोक पर्व है। और कोई भी लोक पर्व या जो रीति रिवाज हैं किसी भी समाज के, उसमें जो है किसी भी समाज का जो विकास होता है उसमें रीति रिवाजों और लोक पर्वों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी उद्देश्य से जब पिछली बार बूढ़ी दिवाली मनाई गई थी, इगास मनाया गया था, उस समय भी बड़ी
बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया था और अच्छे से उसको जो है लोकप्रिय बने, वो देश विदेश तक पहुँचे, इस तरह के प्रयास किए गए थे। और इस बार भी जो उत्तराखंड का ये लोक पर्व है फूलदेई, इसको लोकप्रिय बनाने के लिए, देश विदेश तक इसको पहुंचाने के लिए कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपील की है और खुद सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जो लोग हैं वो पुष्प वर्षा, अपनी जो घर की दहलीज है उस पर पुष्प वर्षा करके इस कार्यक्रम, इस लोक पर्व को मनाएं। तो आज उसी के लिए जो है आज 14 मार्च है और ये जो कार्यक्रम है सीएम आवास में हुआ है लोक पर्व के उपलक्ष्य में, और सभी को शुभकामनाएं इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने दी हैं। इस दौरान उन्होंने जो बच्चे हैं उनको भी उपहार दिए और उनको जो है उनके साथ भी, उन्होंने बच्चों के साथ भी सीएम तीरथ सिंह रावत ने काफ़ी समय बिताया। जो उनका आवास है, निजी आवास है भागीरथीपुरम में, वहाँ पर पहले से ही जो है कई बच्चों को बुलाया गया था, अलग अलग लोगों द्वारा बच्चे लेकर आए गए थे वहाँ पर, और बच्चों का ही ये कार्यक्रम है। और जो गीत संगीत है, ढोल नगाड़े हैं, जो यहाँ के जो पुराने जो ढोल नगाड़े हैं उनके साथ जो है इस पर्व को मनाया गया। और उसके बाद जो है आज सीएम जो तीरथ सिंह रावत हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि इसको जो ये लोक पर्व है फूलदेई, इसको पूरी तरह से लोकप्रिय बनाए, देश विदेश तक इसको पहुंचाए और अपने घर की दहलीज पर पुष्प वर्षा करके इस लोक पर्व को मनाया जाए। और जो लोग हैं, चाहे हम लोक गायकों की बात करें, गायकों की बात करें, उन्होंने भी इसको सफल बनाने का प्रयास एक सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। अर्चना, ठीक है चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। लॉकडाउन होने के कारण खाने परेशानी ही बड़ी परेशानी मुश्किल समय में आपके मुख्यमंत्री पोषण अभियान के माध्यम से आंगनबाड़ी वाले दीदी आकर सूखा राशन देत रही, जेकर कारण मोला बहुत राहत मिलिस और मोर चिंता दूर होइस। और आंगनबाड़ी दीदी द्वारा समय समय में मोर घर आके मोर हालचाल पूछत रहीस। आपके ये योजना में लाभ मिले के परिणाम है मैं एक स्वस्थ बच्चा ला जन्म देव हूँ और मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ। एकर सेती मैं आपला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि ऐसन कठिन समय में आप हमर माता मन के ध्यान रखे हो। धन्यवाद सर। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ला प्रणाम। मैं ग्राम रामपुर विकास खंड डोंगर गाँव जिला राजनांदगांव ले रितु सिन्हा बोलत हूँ। हमार मुख्यमंत्री जी आप मन मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाए हो, जेखर ले मोला अब्बड़ फायदा होई से। काबर कि जब मैं गर्भवती रहूं तब मोला खून के कमी रही से। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ला मोला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी हर कोरोना काल में घलोक सूखा राशन दिस है, जेखर ले मोर खून के कमी हा दूर होगे और मैं हर स्वस्थ लइका ला जन्म दे हूँ। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ले मोर घर आंगन में खुशहाली बगर गे। एखर बर मुख्यमंत्री जी ला गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी जय जोहार। मैं गौसिया बानू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, केंद्र मौलाना आजाद बाट क्रमांक 2 महगमा माझापारा, सेक्टर सूरजपुर 1, परियोजना सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। लॉकडाउन की अवधि में रेडी टू ईट का वितरण जो आपके द्वारा निर्देश था उसका पालन हमारे द्वारा किया गया और उस विषम परिस्थिति में भी हितग्राहियों की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की गई। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। हिरमी जी, रेणुका जी, रितु जी और गोसिया बानो जी। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद जब मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ में 37.5% बच्चे कुपोषण और 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। कुपोषण और एनीमिया अपने आप में एक गंभीर बीमारी की तरह है और इसके कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया ताकि कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ एक निर्णायक जंग छिड़ी जा सके। इस लड़ाई में किसी भी तरह से संसाधनों की कमी न आए, इसके लिए हमने एक ओर जहां विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए, वहीं दूसरी ओर डीएमएफ की राशि का उपयोग करने की रणनीति अपनाई। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषण आहार को बढ़ावा दिया ताकि लोगों को उनकी रुचि के अनुसार पोषक तत्व मिले। मुझे खुशी है कि एक वर्ष में 1 लाख बच्चे, जिसमें बेटियां अधिक है, कुपोषण से मुक्त हुए तथा 20,000 महिलाओं को एनीमिया से निजात मिली। बहनों और बेटियों, मैं चाहूंगा
कि आप लोग हमारी योजना के अनुसार पोषक तत्व और दवाई लेते रहें। कोरोना काल में भी यह अभियान जारी रहा, जो इस बात का प्रतीक है कि अब कोई भी ताकत आपको कुपोषण और एनीमिया मुक्ति से रोक नहीं पाएगी। आपके सहयोग से हम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक बच्चे और नारी को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराएंगे। हमने देखा कि बहुत से क्षेत्रों में महिलाएं तबीयत खराब होने के बावजूद अस्पताल नहीं जा पाती थी। आदिवासी अंचलों में, शहरी बस्तियों में महिलाएं अपने परिवार के पोषण के लिए हाट बाजार तो जाती थी, लेकिन अस्पताल जाने का समय नहीं निकाल पाती थी। इस बात का ध्यान में रखते हुए हमने ऐसी योजनाएं शुरू की कि जिन स्थानों में महिलाएं सरलता से जा सकती हैं, वहां पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा दी जाए। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दई दीदी मोबाइल क्लिनिक, संजीवनी एक्सप्रेस, 102 महतारी एक्सप्रेस, ग्रामीण चलित चिकित्सा इकाई, हमार अस्पताल योजना, हमार लैब योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, मितानिन प्रोत्साहन राशि, भुगतान सॉफ्टवेयर आदि उपायों से महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच, उपचार तथा सहायक सेवाओं का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा और सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश में नारी शिक्षा और सुरक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमने तो आंगनबाड़ी के स्तर से ही शिक्षा की बुनियाद रखने की पहल की है। आमतौर पर आंगनबाड़ी को शिशुओं के पोषण आहार प्रदाय का केंद्र माना जाता है, लेकिन हमने आंगनबाड़ी को नर्सरी प्ले स्कूल के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया है। महात्मा गांधी नरेगा में कन्वर्जेंस से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। हर जिले में कन्या महाविद्यालय तथा कन्या छात्रावास खोलने का लक्ष्य रखा है। जहां नहीं है उसके लिए हमने अपने तीनों बजटों में प्रावधान रखा है। 1000 माध्यमिक विद्यालयों तथा 74 कन्या छात्रावासों में बालिकाओं को जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा स्वच्छता दीदियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में नवा बिहान योजना के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शिक्षा का अधिकार के तहत 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ बालिकाओं को भी मिल रहा है। कन्या छात्रावास तथा आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नए पदों का सृजन किया गया है। नए बजट में 9 नवीन कन्या छात्रावासों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर कम रही है। राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता अभियान नहीं चलाए जाने के कारण राज्य को होने वाले नुकसान की भरपाई हमारी नई पढ़ाई लिखाई योजना से की जाएगी, जिसका लाभ महिलाओं को होगा। महिला पुलिस तथा स्वयं सेविका योजना के तहत महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए 2 जिलों में 4500 से अधिक स्वयं सेविकाएं काम कर रही है। यह प्रयोग सफल होने पर अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। बेटियों के जन्म को सकारात्मक रूप में लेने की प्रेरणा का संचार करने हेतु कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की जा रही है। योजना में दूसरी संतान के रूप में बेटी जन्म होने पर आर्थिक मदद की जाएगी। विभिन्न जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की जा रही है। हमने 2023 तक सभी 45 लाख ग्रामीण घरों में नलों से शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मेरा मानना है कि इस सुविधा से महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए 370 स्थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है कि महिलाओं के समुचित विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की तरह स्वावलंबन की भी बड़ी भूमिका है। पहले बात करते हैं कि शासकीय नौकरी में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ बहनों के विचार और फिर आप कृपया अपनी बात रखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं एकता राजानी राजिम से हूँ। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपकी सहृदय आभारी हूँ कि आपने मुझे शिक्षा विभाग में सेवा का अवसर प्रदान किया। 26 सालों से स्थायी भर्ती बंद थी। हमें लगता था कि हमारा भविष्य अंधेरे में है, पर आपने स्थायी टीचर्स की भर्ती की घोषणा करके जो आशा जगाई थी, अब वह पूरी हो गई है। हमें
नियुक्ति पत्र मिल गया है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि 26 साल बाद जब आपकी कृपा से स्थायी भर्ती शुरू हुई है तो सबसे पहले बैच में हमारा चयन हुआ है। इससे हम युवाओं का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। मैं इस कार्य को पूरी निष्ठा व लगन से करूंगी। मैं चाहूंगी आगे भी आप इसी तरह युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते रहें, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। मैं झरना ध्रुव, मेरी अनुकंपा नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुआ था। वर्तमान में मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवपुर में वृत्तीय के पद पर कार्यरत हूँ। अनुकंपा नियुक्ति उपरांत मेरे द्वारा परिवार एवं अपने भाई बहनों का अच्छी तरह से पालन पोषण स्वावलंबी होकर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का शुक्रगुजार हूँ। एकता और झरना बिटिया, आपने सही कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार हमने स्थायी शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती के बारे में कहा था, जिसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि और दूसरा नौकरी कर रहे शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा। हमने लगभग 15,000 पदों के विरुद्ध नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू की तो कोर्ट से स्टे जैसी अनेक समस्याएं आ गई। मुझे खुशी है कि अंततः सारी समस्याओं को हल करते हुए अब चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो गया है। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया है उन सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षा कर्मियों के नियमितीकरण का वादा निभाया है, जिसका लाभ हमारी बहनों को मिला है। मिशन क्लीन सिटी परियोजना में 10,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। पुलिस कर्मियों की भर्ती की रुकी हुई प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी तरह से विभिन्न विभागों में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकवाणी की 16वीं कड़ी का प्रसारण, जिसमें प्रदेश की नारी शक्ति से इसी विषय को लेकर बातचीत की गई है और उसी के साथ जो है उनके विचारों को और किस तरह से जो है जो योजनाएं बनाई गई हैं महिलाओं के लिए उसका फायदा पहुंचा, उसकी भी जानकारी साझा की गई। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हुए रुख उत्तराखंड की खास खबरों का। सबसे पहले अपडेट आपको दे दें, हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। हरिद्वार का रुख करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह दोपहर 12:40 पर हरिहर आश्रम जाएंगे। मुख्यमंत्री लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे बसंतोत्सव 2021 का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी होगा। 6 बजे जनपदीय समीक्षा बैठक को संबोधित करेंगे सीएम। तो ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। नए मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद लगातार तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंच रहे हैं। आज भी उनके तमाम कार्यक्रम रहेंगे, जिसको लेकर लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं। 6 बजे भी उनका एक खास कार्यक्रम जनपदीय समीक्षा बैठक का होगा, जिसमें पहुंचकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सभी को संबोधित करेंगे। हरिद्वार का दौरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का, हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। नेत्र कुंभ 2021 को लेकर भी खास कार्यक्रम होगा, जिसमें तीरथ सिंह रावत शिरकत करेंगे। तो लगातार ये अपडेट आपको दे रखे हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। दोपहर 12:40 पर हरिहर आश्रम जाएंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। आज खास मुलाकात हो सकती है और उसी के साथ तमाम दूसरे कार्यक्रमों को लेकर भी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस दौरे के दौरान नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ करेंगे। 12:40 पर एक और खास कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। लगातार तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर, क्योंकि नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। हालांकि लोगों का प्यार भी उन्हें लगातार मिल रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, हरिद्वार का रुख करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, क्या हरिद्वार में कार्यक्रम होंगे, जरा इसको लेकर पूरा अपडेट।
जी बिल्कुल, देखिए ये जो फूलदेई लोक पर्व का कार्यक्रम सीएम आवास पर हुआ था, इसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय रवाना हुए और जो समय था 11 बजे उनको हरिद्वार पहुंचना था। जो नेत्र कुंभ 2021 है उसका शुभारंभ उनको करना था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि जो 8:30 बजे कार्यक्रम सीएम आवास पर प्रस्तावित था फूलदेई लोक पर्व को लेकर, वो थोड़ा देर से शुरू हो पाया। तो संभावना है कि करीब 11 बजे के बजाय वो 11:30 के आसपास जो है नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद 1 बजे के लगभग हरिद्वार का जो हरिहर आश्रम है वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात करेंगे। और हरिद्वार का ये उनका दूसरा दौरा है। जब सोमवार को उन्होंने बुधवार को उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद अगले ही दिन गुरुवार को वो पहली बार हरिद्वार गए थे। उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व था और पहला शाही स्नान भी था। साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की और आज वो दूसरी बार हरिद्वार जा रहे हैं सीएम बनने के बाद। तो संभावना है कि वो साधु संतों से मुलाकात करेंगे और जो कुंभ के अस्थायी और स्थायी कार्य हैं उनकी किस तरह से प्रगति है, क्या उन पर प्रगति रिपोर्ट है, फीडबैक वो अधिकारियों से ले सकते हैं। जो कुंभ का जो क्षेत्र है उसका स्थलीय निरीक्षण भी सीएम तीरथ सिंह रावत कर सकते हैं। तो आज उनका जो हरिद्वार दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और वो अधिकारियों से पूरी अपडेट ले सकते हैं। हालांकि पूर्व निर्धारित ये कार्यक्रम नहीं है। इसके बाद 4 बजे राजभवन में जो 2 दिवसीय बसंतोत्सव कार्यक्रम है उसका आज दूसरा दिन है और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आज शाम 4 बजे होगा। तो उस कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। इसके बाद बिल्कुल चंद्रमोहन, इस पर भी लेंगे आपसे अपडेट, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये जानकारी दे दे, बने रहिएगा, वापस लौटूंगी आपके पास। तो बसंतोत्सव कार्यक्रम का आज दूसरा दिन होगा। राजभवन में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। शाम 6 बजे तक जनता देख सकेगी विभिन्न प्रदर्शनी। शाम को पुरस्कार वितरण समारोह होगा और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहेंगे। इस बार 1316 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, ये जानकारी मिल रही है। बसंतोत्सव कार्यक्रम काफी खास रहने वाला है। हालांकि इस कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में किया गया है और उसी के साथ ये सबसे बड़ी बात कि 1316 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी संख्या ये हो जाती है और उसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी, शामिल होंगी। ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं और कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहेंगे। तो बसंतोत्सव कार्यक्रम का दूसरा दिन आज, तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें। देखिए कितनी सुंदर मनमोहक ये तस्वीरें। मैं एक गांव हूं और उस गांव की इन तस्वीरों को आप देखिए, कितनी मनमोहक हैं ये तस्वीरें। इनको देखकर कोई भी आकर्षित हो जाएगा, कोई भी प्रफुल्लित हो जाएगा, क्योंकि तस्वीरें वाकई में दिल को मोहने वाली हैं। देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें हैं और आज भी ये खास कार्यक्रम रहने वाला है और क्योंकि दूसरा दिन आज कार्यक्रम का है तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे कि कार्यक्रम में और कौन से दिग्गज मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारी है। चंद्रमोहन, जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सुबोध उनियाल पहुंचेंगे, उसके अलावा भी कोई दिग्गज पहुंचेंगे क्या कार्यक्रम में? जी बिल्कुल अर्चना, देखिए आज बसंतोत्सव 2021 का दूसरा दिन है और राजभवन में इसका आयोजन किया जा रहा है। कल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इसका शुभारंभ किया था और आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज सुबह 9 बजे से आम लोगों के लिए जो प्रदर्शनियां वहां पे हैं वो खोल दी गई देखने के लिए। पुष्प प्रदर्शनी से लेकर तमाम प्रदर्शनियां वहां पे लगाई गई हैं और जो आज उसका जो दूसरा दिन है उसमें जो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है शाम 4 बजे वो आयोजित होगा
और 1316 प्रतियोगी जो है उन्होंने इस बार इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। 1316 कुल प्रतियोगी हैं, उनमें से कौन जो है विजेता होगा ये पहले डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। शाम 4 बजे ये कार्यक्रम पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा और इसमें सीएम तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और जो कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल वो मौजूद रहेंगे। और संभावना है कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी इस कार्यक्रम में मौजूद हो सकते हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम है। 2003 से लगातार बसंतोत्सव का कार्यक्रम उत्तराखंड में आयोजित होता रहा है, लेकिन पिछली बार केवल एक बार ऐसा हुआ है 2020 में, जब उत्तराखंड में बसंतोत्सव कार्यक्रम नहीं हुआ कोरोना के चलते। इस बार फिर से जो है बसंतोत्सव का कार्यक्रम राजभवन में किया गया है और आज दूसरा दिन है, अंतिम दिन है। आज शाम को इसका समापन हो जाएगा और उससे पहले पुरस्कार वितरण कार्यक्रम जो है वो होगा और उसमें जितने विजेता प्रतियोगी होंगे वो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और इसमें कई कैटेगरीज हैं, इसमें कैक्टस श्रेणी है, लूज पोट है, कई इस तरह की कैटेगरीज हैं। इसमें अलग अलग उसमें प्रतियोगी हैं, अलग अलग संख्या है और कुल मिलाकर 1316 प्रतिभागी इसमें है। और बिल्कुल चंद्रमोहन, अंदाजा लगाया जा सकता है 1316 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे तो कार्यक्रम वाकई में ही बहुत बड़ा रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका तमाम अपडेट के लिए। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।